नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस बार के एशियन गेम्स में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। एशियाड में भारत के कुल 655 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इनमें 86 खिलाड़ी हरियाणा के थे। इनमें से 38 खिलाड़ी पदक लाने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों के सम्मान में शुक्रवार को समारोह का आयोजन किया गया है। हरियाणा में खिलाड़ियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसका पूरा श्रेय हरियाणा के खिलाड़ियों की मेहनत और हरियाणा सरकार के सहयोग को जाता है। हरियाणा की खेल नीति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर जानी पहचानी जाती है और इसकी जमकर तारीफ भी होती है। ऐसे में एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों ने चीन में हुए एशियन गेम्स में अपना परचम लहराया। हरियाणा के खिलाड़ियों को मान सम्मान देने के साथ ही हरियाणा सरकार खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें हर स्तर पर सहयोग करती है, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ाने का सहयोग या बात करें सम्मान राशि की। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार सम्मानित करने जा रही है। करनाल के कर्ण स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और एशियन गेम्स के विजेताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद सम्मानित करेंगे। सुबह 9 बजे रखे गए इस सम्मान समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। खुद पीएम मोदी भी देश के खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा के खिलाड़ियों की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि एशियन गेम्स विजेताओं के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मान राशि का भी ऐलान किया था। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल गदगद नजर आए। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपए की राशि का ऐलान किया। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 75 लाख और प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए इनामी राशि के तौर पर दी जाएगी। चीन के हांगझाओ में जो एशियाई खेल हो रहे हैं उसमें इस समय तक कुल देश की जो मेडल टैली है वो 83, इंडिविजुअल 47 और टीम के 36 हैं, जिसमें 20 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं, 32 ब्रॉन्ज हैं, ऐसी 83 हैं। और इसमें हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि 83 में से हरियाणा के हैं 21, विच इज मोर देन 25%। 84 होते तो 21, 83 में 21 तो इट इज मोर देन दैट, जिसमें 7 गोल्ड हैं, अगेन ये 1/3 हैं, 3 सिल्वर हैं, 11 ब्रॉन्ज हैं। 22 हो गए? चलो आपके बैठे बैठे 21 से 22 हो गए, आपके बैठे बैठे 22 हो गए। एशियन गेम्स में कुल 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसके अंदर हरियाणा के हैं 86। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जानकारी अपने को है ही है कि हमने इनको जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। एशियन गेम्स में भारत के कुल 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें 86 खिलाड़ी हरियाणा के थे और इनमें से 38 खिलाड़ी पदक लाने में कामयाब रहे। आइए आपको मिलवाते हैं एशियन गेम्स में हरियाणा के पदक वीरों से। हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले परविंदर सिंह ने रोइंग में स्क्वाड्रन स्कल में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं पलक गुलिया जो कि झज्जर की रहने वाली हैं, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक और रजत पदक हासिल किए। वहीं अम्बाला के सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक तो मिश्रित में रजत पदक हासिल किया।
वहीं फरीदाबाद के शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा मनु भाकर ने, जो कि झज्जर की रहने वाली हैं, 25 मीटर रैपिड पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं फरीदाबाद के रिदम सांगवान ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया। कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। वहीं कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक हासिल किया। फरीदाबाद के आदर्श सिंह ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पर निशाना लगाया। वहीं करनाल के अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक पर निशाना साधा। सिरसा की भजन कौर ने तीरंदाजी में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो सोनीपत की सीमा पुनिया ने चक्का फेंक व्यक्तिगत तौर पर कांस्य पदक हासिल किया। भिवानी की प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक पर मुक्का लगाया। वहीं भिवानी के नरेंद्र बेरवाल ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक पर कब्जा किया। रोहतक के प्रवीण हुड्डा ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। वहीं 3000 मीटर स्टीपल चेज में फरीदाबाद की प्रीति लांबा ने कांस्य पदक हासिल किया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं, उन्होंने भाला फेंक में अपने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। हिसार के अमित पंगाल ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, तो वहीं हिसार की किरण गोदारा ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। झज्जर के अमन सहरावत और सोनीपत के सुनील कुमार ने भी कुश्ती में कांस्य पदक पर ही कब्जा किया। वहीं झज्जर के दीपक पुनिया ने कुश्ती में रजत पदक, तो सोनीपत के सोनम ने कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा फरीदाबाद के संदीप ठकराल ने ब्रिज व्यक्तिगत तौर पर रजत पदक हासिल किया। पंचकुला के आरन सिंह पाल ने रिले रेस में कांस्य पदक पर कब्जा किया। वहीं हॉकी टीम की सदस्य सविता, उदिता, निशा, जो कि हिसार और सोनीपत की रहने वाली हैं, उन्होंने कांस्य पदक पर कब्जा किया। इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा ने टीम के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। कबड्डी टीम की अगर बात की जाए तो मुस्कान, पूजा, साक्षी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं पुरुष कबड्डी में प्रवेश, सुरजीत और सुनील ने टीम में रहते हुए टीम को स्वर्ण पदक हासिल करवाया। एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार 107 मेडल खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। इनमें से 33 खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा में मेडल हासिल किए। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण, 6 रजत और 17 कांस्य पदक जीते। 17 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीता, जबकि 16 खिलाड़ी टीम इवेंट में मेडल लेकर आए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हर स्तर पर उनसे मुलाकात करते रहते हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। हरियाणा के नवोदित खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। आज चंडीगढ़ में श्री बलराम जी दास टंडन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेलों में हार जीत से ज्यादा मायने रखता है कि आपने कैसा खेला, किस खेल भावना का प्रदर्शन किया। आप सभी अपनी पूरी क्षमता से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। क्रिकेट के क्षेत्र में लगातार कामयाबी हासिल करते रहें, यही कामना है। कुल मिलाकर एशियन गेम्स ही नहीं, हरियाणा के खिलाड़ी हर स्तर पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक हो और स्टेट लेवल से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक, बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और इसीलिए हरियाणा की एक और पहचान यहाँ के खेल और खिलाड़ी भी हैं। हरियाणा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला व उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा की मनोहर सरकार ने बेहतरीन काम किया है और इसे और बेहतर करने के लिए नई तकनीक और नए सफल प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला व उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी सरकारी व प्राइवेट एम्बुलेंस का एक पूल बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मरीज को नजदीकी एम्बुलेंस की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पाली गांव में एम्बुलेंस व दवाओं की कमी से संबंधित एक शिकायत पर दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला व उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। बैठक में द फ्रेंड सहकारी भवन निर्माण समिति से एक महिला द्वारा लोन के मामले में कार्रवाई न करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियां विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार यशपाल व डीलिंग क्लर्क जसबीर को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पिछली कमेटी मीटिंग में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पूरे मामले में ढील बरती गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद जिला के लोगों को एक बड़ा तोहफा भी दिया। उन्होंने सराय ख्वाजा के राजकीय स्कूल की जर्जर हालत व बच्चों की संख्या 6000 से अधिक को देखते हुए स्कूल का नया भवन दोबारा तैयार करने व 7 लगती 1.66 एकड़ जमीन स्कूल को देने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने साल 2001 में जमीन पर की गई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग को भी रद्द करने के निर्देश दिए। एक शिकायत थी पीएचसी में दवाइयाँ कम थी, जनरल टाइप की नेचर की समस्या थी, लेकिन सीएमओ साहब ने बताया कि काफी दवाइयाँ पहुंची हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं है तो उसके साथ समय पहुंच जाएंगी। एक बहस के बीमे का विषय था। कंपनी को बीमे का जो प्रीमियम है वो कंपनी का एजेंट है उसको दे दिया गया, लेकिन कंपनी ने आगे बीमा नहीं किया। इस बीच में भैंस की डेथ हो गई और भैंस की डेथ होने के कुछ दिन बाद कंपनी ने बीमा किया। अब एक बड़ी लापरवाही ये कंपनी के पार्ट पर हमको दिखती है, क्योंकि पैसा पहले दे दिया है तो भी उनको निर्देश दिया कि 7 दिन में या तो भैंस का पैसा वो देने के लिए राजी हो जाए, और नहीं देंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और बल्लभगढ़ में भी एक अवैध प्लॉटिंग का मामला ये सामने आया। उस अवैध कॉलोनी को तोड़ने की और जो कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने किसी को आगे प्लॉट भी बेच दिया, यानी अपने प्लॉट काट दिए, दूसरे को प्लॉट बेच दिए, उनका पैसा भी वापस किया नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे ही सराय ख्वाजा आर्य नगर कहना चाहिए रदर, कंप्लेंट में तो सराय ख्वाजा ही है, लेकिन मुझे ध्यान में है कि जब मैं सराय ख्वाजा जाता था तो मैंने कहा था कि इसका नाम जरा ठीक ठाक रखो, आर्य नगर रखा गया था। और मेरा घुमाव है, वहाँ का जो स्कूल पुराना स्कूल है चलता आ रहा है, 2-3 मंजिल है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या विद्यार्थियों की है, मैं भी सुन के हैरान हो गया कि 6000 के आसपास बच्चे उसमें पढ़ते हैं और अध्यापक भी 100 से ऊपर है। फिर भी वो बिल्डिंग कमजोर भी हो गई है, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग लड़कियों के स्कूल की या लड़कियों का यहाँ रखेंगे, वहाँ लड़कों का जैसा भी करना होगा, एक की बजाय 2 स्कूल उसके होंगे। और HSVP का 1.66 एकड़ यानी 2.25 एकड़ जमीन वो HSVP की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के देने के लिए मैं कह दिया है, ताकि नए स्कूल की बिल्डिंग बन जाए, उस स्कूल की समस्या का हल ये कर दिया जाए। एक पिछली बार की ग्रेवेंस कमेटी की कोई समस्या थी जिसका निर्णय किया गया था, उसका भी पालन नहीं किया गया, उसका पालन करने के लिए भी कह दिया कि अगले 7 दिन में उसका भी निर्णय करें और उस शिकायत को दोबारा से अलाइव करके अगले महीने फिर उसको टेकअप करेंगे। मुख्यमंत्री ने जिलावासियों को 17 अक्टूबर 1949 की याद दिलाते हुए कहा कि आज के दिन ही 17 अक्टूबर 1949 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शहर के NIT 1, 2, 3, 4, 5 की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद अपना सब कुछ छोड़कर पहुंचे लोगों के लिए यहां जंगल में बसाई गई एक आधुनिक कॉलोनी की शुरुआत थी। पूरी योजनाबद्ध ढंग से बसाए गए ये क्षेत्र आज विकास के मामले में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले शहर के एतमादपुर निवासी रंजीत कुमार राय को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। शनिवार को मुख्यमंत्री के ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम के दौरान रंजीत कुमार राय ने अपनी समस्या बताई थी कि उनकी 3 बेटियां हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे आंखों से भी कम दिखाई देता है, इसलिए उन्हें तुरंत आर्थिक मदद की आवश्यकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त विक्रम सिंह को तुरंत उनकी आर्थिक सहायता करने के निर्देश दिए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग शुरू होने से पहले ही रंजीत कुमार राय को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। पिछली एक हमारा जो शनिवार का संवाद होता जनता के साथ, तो एक फरीदाबाद का व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरी
3 बेटियां हैं, वो देखने में भी उसको काफी कठिनाई आती है। छोटा मोटा वो काम करता है, लोन लेके कुछ में काम करता है, तो उसको फिर 1 लाख रुपए की और सहायता हमने की है ताकि अपने काम को और बढ़ा सके, उसको इनकम हो जाए तो अपने बच्चों को ठीक से परिवार को पाल सके। उसको रेड क्रॉस की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिया। बैठक में 13 मामले रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। नगर निगम में शामिल गांवों में हाउस टैक्स के नोटिस भेजने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों को शामिल होने के 5 साल तक हाउस टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वो इस छूट के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान करें और ग्रामीणों को सूचना भेजकर बताएं कि ये हाउस टैक्स नहीं भरना है। बैठक के दौरान ओम एन्क्लेव में एक जर्जर मकान की छत पर बगैर अनुमति के मोबाइल टावर लगाने व तीसरे टावर की तैयारी करने के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में मकान मालिक व मोबाइल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से तीनों मोबाइल टावर हटाने के निर्देश भी दिए। बल्लभगढ़ में सेक्टरों की जल निकासी की समस्या पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने 3 महीने में NHAI द्वारा नई सीवर लाइन डालने और तब तक अस्थायी तौर पर पंप लगाकर पानी आगरा कैनाल में डालने के निर्देश दिए। हीवो सोसाइटी में अवैध निर्माण के मामले में उन्होंने कहा कि अभी ADC के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। जिन लोगों को आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक भैंस के इंश्योरेंस के पैसे लेकर इंश्योरेंस न करने के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को भरपाई करने के निर्देश दिए। मित्रों, जैसा आपको पता है कि इस जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी के नाते से मैंने अपने पास ये एज चेयरमैन रखा हुआ है, और आज संयोग से जो नई ग्रीवेंस कमेटी गठित हुई है उसकी आज पहली बैठक थी। तो सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई भी दी है, और दूसरी आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद वासियों को, खास करके NIT वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि NIT का शिलान्यास 17 अक्टूबर आज के दिन 1949 को हुआ था। तो आज एक प्रकार का 74 साल पहले और शिलान्यास हुआ। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है उस सारी समिति के चेयरमैन बने थे, उस समय इसका शिलान्यास हुआ था। जो आज एक हरा भरा इतना एरिया दूर दूर तक देख रहे हैं, वो जंगल में खेतों में कॉलोनी बनाई गई थी। NH 1, 2, 3, 4, 5 4 रिजर्व रखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, बाकी सब आम आदमियों के लिए। और खास करके जो लोग देश का विभाजन होने के बाद पश्चिमी पंजाब से आए थे, उनके बसाने के लिए सारा कुछ किया गया था, और शायद देश की इस प्रकार की ये पहली कॉलोनी थी। आज की ग्रीवेंसेस कमेटी में कुल मिलाकर के 13 विषय रखे गए थे, जिसमें 4 विषय तो पहले के जो चलते हुए आ रहे थे उनके ऊपर चर्चा हुई, और 9 नए थे। और इनमें से 3 विषय अगली कमेटी के लिए फिर से रखे गए हैं, क्योंकि कुछ टाइम लग जाता है। कई बार सेटिस्फेक्शन कंप्लेनेंट की भी नहीं होती है, तो हमें भी लगता है कि इस पर टाइम लगेगा। तो 3 विषय आगे के लिए रखे गए थे, और 10 विषयों का निर्णय ये सब किया गया है। उसमें पहला एक विषय था कि जो नई सीवरेज लाइन जो 3 माह के लिए पिछली बार ने कहा था इसको पूरा करें, और उसके अंदर सारी योजना आगे की बन गई है। कब उसका यानी मैन पावर जो है वो खड़े होंगे, कब उसकी सीवरेज लाइन बनेगी, और वो सारे 3 महीने के टाइम पर हमारे FMDA के जो देख रहे हैं यहाँ काम DC जी, उनकी देखरेख में नेशनल हाईवे ने भी और पावर डिपार्टमेंट ने भी और यहाँ का जो कॉर्पोरेशन भी, उन्होंने सबने मिलकर योजना उसकी बनाई है। और HFC ने वहाँ के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्पररी उसका पैसे 2 दिन के अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, ताकि आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसको तोड़ डालेंगे। एक विषय हीवो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था, उसका सर्वे ADC साहब ने किया था। उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं, क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ कि जो अवैध है उसका उस निर्माण को हटाना है। उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी हैं जिनके एनक्रोचमेंट है। उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार नहरों तक, यानी जो 6 माइल टेल तक पानी नहीं पहुंचता था,
उसमें डिपार्टमेंट ने क्योंकि पानी के पीछे की कमी बताई है, जितना पानी उपलब्ध है उसमें नहर की रिपेयर और बाकी सब काम ठीक से हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया है। और अब 5-6 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी जो पानी है अब उसको 95,000-96,000 जो बुर्जी है वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। कोशिश की जाएगी कि इसको और आगे तक बढ़ाया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है। तो 5 लोगों की एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाती है तो पानी आकर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय था, वहाँ एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों का भी फॉर द टाइमिंग सस्पेंड किया है क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब वो 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हुई है 10वें महीने में, 1.25 महीने के बाद। और बहाने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताया कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई हैं, मैसेज आगे क्यों नहीं पास होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। एक टावर लगाने की मकान के ऊपर मकान मालिक ने कमजोर मकान है उसके ऊपर 2 टावर तो पहले लगवा लिए, एक परमिशन से था, एक बिना परमिशन के, और तीसरा टावर भी बिना परमिशन के वो लगवा रहे थे। अल्टीमेटली उसको उसके खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ भी और कंपनी जो है बिना परमिशन के लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसका जो टावर एक बिल्कुल अभी लगा नहीं है, लगाने की प्रोसेस में है, उसको भी पीडब्ल्यूडी से मकान की जो ड्यूरेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट रहेंगे। और अगर मकान बहुत कमजोर हो तो तुरंत अपने आप डिजास्टर के अंतर्गत एक पावर होती है उसका हटा देंगे, टावर साइड में रखेंगे, केस प्रॉपर्टी बनाएंगे और बाकी भी कार्रवाई के बाद जो फैसला करेंगे उस हिसाब से वो टावर, एक टावर परमिशन का है, मकान बिल्डिंग ठीक है तो एक रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। जवाहर कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या थी, उसमें 700 मीटर में से डिपार्टमेंट ने कहा पूरा कर दिया, लेकिन कंप्लेनेंट ने कहा कि उसमें 100-125 मीटर अभी नहीं हुआ है। उसका हमारे जो एससी की ड्यूटी लगा दी है वो जाके उसको देखेंगे। एनएचए का एक राष्ट्रीय राजमार्ग वाईएमसी के सामने पोल को शिफ्ट करने का विषय है, वो कल उसकी परमिशन दे देंगे। कई समय से 2 डिपार्टमेंट की उलझन में एनएचआई और हमारा पावर डिपार्टमेंट उलझा हुआ था, तो उसका निर्णय किया कि वो कल परमिशन दे देंगे ताकि कंट्रैक्ट उस पोल को हटा दे। बाकी डिपार्टमेंट अपना लेने देने का मामला बाद में सॉल्व करते रहेंगे। सेक्टर 77 का जमीन जो है वो पोजीशन में नहीं ली थी और प्लॉट अलॉट कर दिए थे। कब्जा तो स्वाभाविक है, जब जमीनी कब्जा नहीं लिया गया तो प्लॉट कैसे वो करेंगे। तो जमीन जो है कल उसका वो कब्जा ले लेगा डिपार्टमेंट 77 में, और वो यानी जो जमीन के मालिक हैं वो जमीन को छोड़ने के लिए कोर्ट में गए हैं, कोई स्टे है नहीं, तो अल्टीमेटली मकानों का कब्जा लेकर के और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए। उस नाते से ये निर्णय भी उनको दे दिया है। हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी, उसकी रिटायरमेंट का विषय और उसके भत्ते जो है वो डिपार्टमेंट ने दिए नहीं थे, कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, उनका कोई क्रिमिनल केस का फैसला हो गया है, तो अब उसका तुरंत जो है पैसा तो उसको शायद मिल गया है, लेकिन अभी खाते में उनके पहुंचा नहीं था। कल ही रिलीज किया उन्होंने, या एक दिन पहले किया होगा, तो 24 घंटे में पहुंच जाएगा, ऐसा हमको बता दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत की 510 दवाएं हैं और इनमें से 65 दवाएं ऐसी हैं जो हर समय अस्पतालों में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना।